हम लोग डिस्कस कर चुके थे चैप्टर नंबर 38 का टॉपिक नंबर सेकंड तक डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्षुद्र आंत्र के अर्बुद के बारे में, यानी कि ट्यूमर्स के बारे में। जिसमें आपको पता है जो ट्यूमर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ट्यूमर्स दो टाइप के हैं। पहला है बिनाइग्न ट्यूमर, ठीक है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास ट्यूमर हैं, बिनाइग्न है या क्या है हमारे पास मैलिग्नेंट है। अब बिनाइग्न मतलब क्या है, जो कैसा है नॉन कैंसरस है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया तक ही लोकेटेड होता है। मैलिग्नेंट कैसा है, जिसके पास कैंसरस प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, जो हमारा कह सकते हैं कि वो कैंसरस होता है, ठीक है। तो बेनाइग्न कैसा है, बेनाइग्न स्प्रेड नहीं करता है, मेटास्टेसिस नहीं शो करता है। जबकि जो हमारा मैलिग्नेंट है इसमें क्या होती है, मेटास्टेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दो टाइप के ट्यूमर पढ़ेंगे। हमारा कौन सा रहेगा, पहला रहेगा हमारा बेनाइग्न ट्यूमर, दूसरा रहेगा हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो जो हमारा ट्यूमर है हमारे यहाँ पे दो टाइप के मिलेंगे, पहला है बिनाइग्न ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट। तो बिनाइग्न ट्यूमर में क्या रहेगा, बिनाइग्न में क्या है कि एडिनोमा मतलब किसी ग्लैंड का वहां पे ट्यूमर हो जाए, मानिए कि ग्लैंड में क्या हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, ट्यूमर ट्यूमर वाला फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लयोमा मतलब क्या होगा, स्मूथ मसल्स का वहां पे अगर ट्यूमर बना है। लिपोमा मतलब फैट का हो गया, या फिर हमारा किसका, ब्लड का, या हमारा जो हमारी नर्व्स हैं या हमारे नर्व फाइबर्स हैं उनका वहां पे क्या होना, ट्यूबर फॉर्म होना, तो वो कहलाएगा हमारा बिनाइग्न। तो यहाँ पे सब कंडीशन किस में आ जाएंगी, बिनाइग्न में आ जाएंगी। और ये सारी कैसे सारे होते हैं हमारे नॉन कैंसरस होते हैं, यानी कि कैसे हैं, ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया तक ही लोकेटेड रहते हैं, ठीक है। तो बेनाइग्न में क्या आ जाएगा, एडिनोमा आ जाएगा, लियोमा आ जाएगा, लिपोमा आ जाएगा, हिमेंजियोमा आ जाएगा, न्यूरोफिब्रोमा आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हमारा दूसरा मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब क्या है, जो कैसी प्रॉपर्टी है, जिसके पास मैलिग्नेंसी की प्रॉपर्टी है, जो कैसा है, मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर ऑर्गन से या एक लोकेशन से दूसरे एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं। जिसमें कौन सा आ जाएगा हमारा एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा मतलब वही हमारा कि हमारे ग्लैंड का कैंसर है, ठीक है। लायोमा मतलब जो हमारे मसल्स हैं उनका कैंसर, और कार्सिनोइड ट्यूमर वहां पे फॉर्म हो सकते हैं। तो हमारा जो ट्यूमर है, जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्यूमर है, उसको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी है हमारी, बेनाइग्न ट्यूमर जिसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, एडिनोमा, लियोमा, लिपोमा, हेमेंजियोमा वगैरह, ये ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, मैलिग्नेंट, जिसमें हमारे कौन सा आ जाएंगे, हमारे ग्लैंड का कैंसर आ जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा और कार्सिनोइड ट्यूमर्स आ जाएंगे। अब देखो ट्यूमर हुआ है, तो ट्यूमर क्या है, बेसिकली एक एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टीन में। तो वहां पे क्या फीचर्स मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, जाहिर सी बात है एबनॉर्मल ग्रोथ है तो पेन मिलेगा। इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, ट्यूमर है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। वेट लॉस रहेगा, एनीमिया हो सकता है, मलीना मतलब क्या है कि ब्लड आएगा स्टूल में, अगर वहां पे कैसा है मेलिग्नेंस की स्टेज में है। पल्पेबल मास देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है, जब तुम उसको पल्पेट करोगे तो वहां पे मास पल्पेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। मेलिग्नेंट में स्पेसिफिकली अगर देखते हो प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और फ्यूचर होगा मेटास्टेसिस, मतलब कि एक एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, टेंडेंसी शो करेगा स्प्रेड होने की। तो ये हमारा एक मैलिग्नेंट टाइप के में दो स्पेसिफिक फीचर जरूर मिलेंगे कि सिम्टम्स क्या होंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, मेटास्टेसिस शो करेगा। अब डायग्नोसिस क्या कराओगे, बेरियम मील के थ्रू तुम करा सकते हो, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करा सकते हो, एंट्रो स्लाइसिस करा सकते हो। एंडोस्कोपी कराओगे तो यहाँ पे कौन सी एंडोस्कोपी कराओगे, कैप्सूल एंडोस्कोपी, या फिर तुम क्या, तुम्हारा क्या डबल बैलून एंटेरोस्कोपी। मतलब क्या कराना है तुम्हें, जो इमेजिंग है उसकी जो तुम्हारी जीआईटी की इमेजिंग है उसको लेना है। अब साथ में लेबोरेटरी टेस्ट क्या करा सकते हो, एनीमिया के लिए टेस्ट करा सकते हो। साथ में वहां पे कैंसर है तो कैंसर के लिए क्या कराएंगे हम, ट्यूमर मार्कर्स का टेस्ट कराएंगे, CA19, ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ट्यूमर मार्कर्स रहेगा। अब देखो मैनेजमेंट क्या करना है, अब दोनों का अलग होगा। बेनाइग्न कैसा है, बेनाइग्न है, नॉन कैंसरस है, यहाँ पे कैसा है, ये नॉन कैंसरस है। और मेलिग्नेंट कैसा है, कैंसरस है। तो दोनों का जो मैनेजमेंट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफर करेगा। जैसे अगर बेनाइग्न है तो वहां पे सर्जिकल रिसेक्शन, मतलब जो भी एक स्पेसिफिक एरिया वहां पे अफेक्टेड है उसको क्या करो, कट करके वहां पे बाद में उसको रिसेक्शन कर दो, ठीक है। एंडोस्कोपिक पॉलीपेक्टोमी करा सकते हो, ठीक है। अगर वहां पे स्मॉल है तो या एसिम्टोमेटिक है तो केवल में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन कराना है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे एक क्या रहेगा, बेनिग्न में मैनेजमेंट रहेगा। मेलिग्नेंट में क्या करोगे, अगर एडिनोकार्सिनोमा है तो सर्जिकल रिसेक्शन, मतलब जो भी पोर्शन अफेक्टेड है उसको कट करके निकाल दो, और साथ में क्या देना है तुम्हें, कीमोथेरेपी दे
कीमोथेरेपी दोगे, और वहां पे अगर सर्जरी के लिए अगर वहां पे कॉम्प्लिकेशन है तो तुम सर्जरी के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बद उदर के बारे में। बद उदर क्या है, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन के समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंटेस्टीन है वहां पे क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, या हम इसको आयुर्वेद में क्या कह देंगे, बद्ग उदर का नाम दे देंगे। तो अब देखो यहाँ बात करता हूँ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि अगर वहां पे पार्शियली ब्लॉकेज हुआ है किसी भी एक स्मॉल और लार्ज इंटेस्टीन के एरिया पे, जो क्या करेगा, जो प्रिवेंट करेगा फूड को, जो प्रिवेंट करेगा फ्लूइड्स को, जो प्रिवेंट करेगा गैसेस को, ताकि वो जो नॉर्मली वो मूव कर रही थी तुम्हारी जीआईटी के अंदर। तो मतलब क्या है कि हमारा किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होना, चाहे वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है चाहे वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इंटेस्टीन में रुकावट हो जाना ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या है, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दैट प्रिवेंट फूड फ्लूइड्स एंड गैस फ्रॉम मूविंग थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक नॉर्मली। जो डाइजेस्टिव ट्रैक में फ्लूइड्स वगैरह था, फूड वगैरह था, जो नॉर्मली मूव कर रहा था, अगर उसको वो रोकता है वो कहलाएगा हमारा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल कॉज कैसे होगा कि अगर वहां पे मैकेनिकल कॉज में क्या आ जाएगा, मैकेनिकल कॉज में अगर देखोगे, मैकेनिकल कॉज में क्या फिजिकली कोई अगर वहां पे ब्लॉकेज हुआ है, फिजिकली ब्लॉकेज है, जैसे जिसमें कौन आ जाएगा, हमारा ल्यूमिनल आ जाएगा, म्यूरल आ जाएगा, एक्स्ट्रा म्यूरल। अब देखो यहाँ पे तो फिजिकल में क्या क्या आएगा, ल्यूमिनल आ जाएगा, म्यूरल आ जाएगा, एक्स्ट्रा म्यूरल। ल्यूमिनल का मतलब फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, पैरालिटिक एलियटिज्म, मतलब जो तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, तो उसकी वजह से, जैसे जो हमारा पेरिस्टाल्सिस का फेलियर होना। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है कि जो फूड का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो तुम्हारी वेव डेवलप करती है फूड का मूवमेंट कराने के लिए, अगर उसका वहां पे फेलियर हो गया, मतलब क्या हो गया, पैरालिसिस हो चुका है तुम्हारा, तो उसको हम कह रहे हैं पैरालिटिक एलियस, एलियस कह रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई वहां पे सिंपल मतलब इंटेक्ट हुई है या फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन लूप, अगर वहां पे क्लोज लूप है या चुका है, तो वहां पे भी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखो पैथोलॉजी होता कैसे है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, ये पैथोलॉजी थोड़ी सी है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा फूड है, ये फूड है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो तुम्हारी जीआईटी में क्या हो रही है, एक मूवमेंट चल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, क्या कह रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का नाम दे रहे हैं। तो पहले क्या करेगी तुम्हारी यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई रुकावट है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जीआईटी क्या चाहेगी, इसको आगे पुश करना चाहेगी। तो पहले क्या करेगी जीआईटी, अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत तेज कराएगी, मतलब क्या करेगी, वो चाहेगी कि जहाँ को ये अपना मूवमेंट के थ्रू इसको डाल दे। तो सबसे पहले क्या होगा कि पेरिस्टाल्सिस बहुत बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी जो इतना ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगा रही थी, जो इतना ज्यादा फोर्स लगा रही थी, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, थक जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा गैस वगैरह फ्लूइड वगैरह वो अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पहले क्या हुआ कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत तेज हो गया। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज क्यों किया, क्योंकि जब देखा जीआईटी में कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसके ईएनएस ने, ऑटोनॉमिक एंटेरिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया कि पेरिस्टाल्टिस को बढ़ा दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करेगा पेरिस्टाल्सिस, भाई कब तक काम करेगा, वो रुक जाएगा। जब पेरिस्टाल्सिस रुक गया तो अब जो भी फ्लूइड होगा गैस वगैरह को, वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस्चीमिया वगैरह होगा। जब ब्लड सप्लाई हो जाएगी, उसके बाद जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस अगर हुआ तो परफोरेशन होने के चांसेस हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी जीआईटी में क्या होगा, सेप्टिक के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेगी, देखो सबसे पहले क्या करेगी, हमारा जीआईटी इनिशियली इंक्रीज करेगी पेरिस्टाल्सिस को। वो चाहेगी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है, उसको वो बाहर निकाल के फेंक दे। तो वो पहले क्या करेगी, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट था, पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट था, उसको क्या कराएगी, इंक्रीज कराएगी। लेकिन क्या होगा कि कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब वो इतना ज्यादा कब तक इंक्रीज कराएगी, वो थक जाएगी मतलब एक तरीके से। तो वहां पे क्या होगा, जब पेरिस्टाल्सिस बंद हो जाएगा, तो गैसेस का, फ्लूइड का, इनका अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। में क्या होगा, वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज, तो हमारी जो हमारा ब्लड वेसल्स वगैरह है वो भी क्या हो जाएंगे, वहां पे काम करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस्चीमिया, नेक्रोसिस और परफोरेशन हो जाएगा। और परफोरेशन वगैरह हुआ तो जो सेप्टिक वगैरह जो भी था वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, या सेप्टिक के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इसकी एक जनरल पैथोलॉजी है। सभी के क्लियर हुआ पैथोलॉजी क्या है, यहाँ पे हैंड रेज कर दो। क्लियर है पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है, तृप्ति चलो ठीक है। ये हमारा
पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें इसके बाद आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, देखो यहाँ पे कॉल की पेन मिलेगा। कॉल की पेन मतलब क्या है कि जब पेरासाइटिस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है तुम्हें कैसा लगेगा, एक वेवी टाइप का पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। वोमिटिंग होगी अगर अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन है, और साथ में क्या मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन है तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को रहेगा। साइन क्या रहेगा, डिस्टेंशन एब्डोमेन मिलेगा। विजिबल पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्यों विजिबल होगी, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हाई पिच या एब्सेंट हो सकता है तुम्हारा बाउल साउंड। तो जब पेरिस्टाल्सिस ज्यादा होगी तो जो तुम्हारा बाउल साउंड है वो ज्यादा होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बंद हो जाएगा तो वहां पे बाउल साउंड क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। अब तुम क्या कराओगे, इमेजिंग में क्या करा सकते हो, एक्सरे कराओगे। जब तुम एक्सरे कराओगे तो एक्सरे में क्या आएगा, एयर या फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे, लूप्स देखने को मिलेंगे। सीटी स्कैन में क्या करोगे, तुम्हें सीटी स्कैन के थ्रू तुम्हें कंफर्म हो जाता है कि उसमें कॉज क्या है, स्ट्रेंगुलेशन है एक्चुअली कि नहीं। लैब जब तुम इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो ल्यूकोसाइटोसिस आएगा, इंक्रीज आरबीसी आएगा, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट आएगा, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखने को तुम्हें मिलेगा। अब क्या करना है, मैनेजमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली उसको रिसस्किटेट करेंगे, जिसमें उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। एनजी डिकम्प्रेशन देंगे, और साथ में क्या करेंगे, वहां पे सेप्टिक वगैरह हुआ है तो साथ में क्या करेंगे, हमारी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उनका यूज करेंगे। अब एक्चुअल में हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या देना है, अगर सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पे क्या करना है, ट्राई फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर सर्जरी कब जाएंगे कि अगर वहां पे इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, सबसे पहले हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना, मतलब मेडिसिन वगैरह देनी। लेकिन अगर वहां पे नहीं हो रहा है इंप्रूवमेंट तो हम कहाँ जाएंगे, सर्जरी की ओर अब हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो सर्जरी में क्या कराएंगे, सबसे पहले अगर वहां पे स्ट्रेंगुलेटेड है या क्लोज लूप है तो इमरजेंसी सर्जरी कराएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डिसेक्शन ऑफ गैंग्रीनस बॉल। तो जो वहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो चुका, मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी, वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, देन गैंग्रीन वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। या एनास्मोसिस है या स्टोमा है, तो वहां पे क्या कराएंगे, हम क्या कराएंगे, क्लोज लूप वगैरह, तो वहां पे सर्जरी कराएंगे। अगर लार्ज बोल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो राइट साइडेड हेमिकोलोनेक्टोमी। हेमिकोलेक्टोमी का मतलब क्या है कि जो कोलन वाला पोर्शन है, हाई हाफ कॉलन अफेक्टेड है या लेफ्ट हाफ कॉलन अफेक्टेड है या राइट हाफ कॉलन अफेक्टेड है, उसको कट करके निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या कराएंगे, हार्ट्समैन प्रोसीजर कराते हैं हम। देखो ये हार्ट्समैन प्रोसीजर क्या होता है कि मान लो ये अफेक्टेड पार्ट था, ये हमारा क्या था, अफेक्टेड पार्ट था, ये हमारा जीआईटी का अफेक्टेड पार्ट था, ठीक है, ये हमारा अफेक्टेड पार्ट था जीआईटी। मैंने क्या किया, इतने अफेक्टेड पार्ट को कट किया, ऊपर से इसको सिल दिया कॉलन वाले रीजन को, ठीक है, यहाँ पे कोलोस्टोमी करा दी, और नीचे वाली जीआईटी को भी मैंने सिल दिया। लेकिन मैंने जो किया, लार्ज इंटेस्टाइन को जो जो सिली थी उसको एब्डोमेन के अंदर ही रहने देता हूँ मैं, इसको बाहर नहीं निकालता। बस मैंने क्या किया, जो अफेक्टेड पार्ट था उसको बाहर निकाला, और ऊपर वाला पोर्शन भी मैंने सिल दिया, और नीचे वाला पोर्शन भी मैंने सिल दिया। तो ये हमारा हार्ट्समैन प्रोसीजर समझ में आया, क्लियर हुआ सभी के, हार्टमैन प्रोसीजर क्लियर हुआ, तृप्ति क्लियर है, हार्टमैन प्रोसीजर क्लियर है, साहिल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एक इसका मैनेजमेंट रहेगा। तो ये जब हम मैनेजमेंट में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में करा रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या कराया हमने, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में याद करना कि हार्टमैन प्रोसीजर यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम बात कर रहे हैं आंत्र प्रवेश, जिसमें हम इंटरसेप्शन कह रहे हैं। इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा, जैसे माइक्रोस्कोप देखा है तो माइक्रोस्कोपिक कह सकते हो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप की तरह क्या होता है कि जो हमारा इंटेस्टीन का प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या करता है, डिस्टल पार्ट पे चढ़ जाता है। यहाँ पे तुम अगर देखो, ये हमारा इंटेस्टीन का डिस्टल पार्ट दूर वाला, ठीक है, हमारा इंटेस्टीन का डिस्टल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट क्या करता है, इसके अंदर इंटेस्टीन के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोसिसेप्शन। इंट्रोसिसेप्शन कह सकते हो कि एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के अंदर घुस गया है, ऐसे तुम समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉक्सिम एंड था, किसका प्रॉक्सिमल पार्ट था, किसका, जीआईटी का, वो इंटेस्टीन का, वो कहाँ पे चला गया, डिस्टल पार्ट के अंदर क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, टेलीस्कोपिंग कर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंट्रोसिसेप्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्शन में क्या है, बेसिकली टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल इंटेस्टिनल सेगमेंट। तो प्रॉक्सिमल इंटेस्टिनल सेगमेंट दिख रहा है तुम्हें, इनटू एडजेसेंट डिस्टल सेगमेंट, तो किसके अंदर चला गया, डिस्टल पार्ट के अंदर चला गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्शन कह रहे हैं। अब देखो प्रॉक्सिमल पार्ट है, कि प्रॉक्सिमल पार्ट गया डिस्टल पार्ट के अंदर, तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो अंदर गया है, जो अंदर घुसा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटू ससेप्टम, ठीक है। और जो हमारा अंदर, जिसके अंदर गया है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्सियन का नाम देते हैं। तो इंटरसेप्टम क्या है और इंटरसेप्सियम क्या है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो डिस्टल पार्ट क्या है, इंटरसेप्शन है, और प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है, इंटरसेप्टम है, जो अंदर गया है किसके, डिस्टल पार्ट के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी के,
ये सभी के क्लियर हो गया इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया? तृप्ति, निकिता क्लियर? चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेगा? जब देखो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला पोर्शन क्या है, जो भी पार्ट अंदर गया ये भी नैरो हुआ, तो ल्यूमन में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे? ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जब ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, साथ में क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया को प्रॉपर जिसके से स्टीमिंग होगा, और अगर स्टीम में लंबे समय तक लिया तो क्या होगा? सेल वहां के डेड हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, और बाद में क्या हो सकता है? पोटेंशियली परफोरेशन वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा एक जनरल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा इंटरसेप्शन का मतलब क्या है कि इंटरसेप्शन अगर तुमसे कोई पूछता है, सिंपल क्या है कि प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है, एंटर कर गया किसके अंदर? टेलीस्कोपिंग हो गई किसके अंदर? डिस्टल पार्ट ऑफ योर स्मॉल डिस्टल पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन। तो जो अंदर गया है प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, उसको क्या कह रहे हैं? इंटरसेप्टम का नाम दे रहे हैं, और जो जिसके अंदर गया इसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरसेप्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटस की बात करते हैं कि सर्जिकल इमरजेंसी है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है सर्जिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तो कॉमन देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में, ठीक है, और एडल्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एडल्ट में नहीं होगा। अब देखो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो दो कॉज होते हैं। प्राइमरी मतलब क्या है? जिसमें डायरेक्ट इसका रोल है। सेकेंडरी मतलब कि कोई और था, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डेवलप हुई है। तो प्राइमरी में क्या होगा? मोस्ट फ्रिंकेट्स में मिलेगा, इन्फेंट्स में मिलेगा, और यंग चाइल्ड में मिलेगा। ठीक है। ऑफन नो आइडेंटिफिकल लीड पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली कैसा है, ये हमारा एक तरीके का इडियोपैथिक है, इसमें हमें कॉज नहीं पता जनरली। ठीक है। मे फॉलो वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, ऐसा हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि भाई पेयर पैचेस का इनलार्जमेंट हुआ, और वो पेयर पैचेस इनलार्जमेंट होने के बाद इंटरसेप्ट कर गए हमारे डिस्टल एंड के अंदर। तो यहाँ पे क्या है? एक इडियोपैथोलॉजिकल कॉज बताया जाता है, क्योंकि प्राइमरी कॉज क्या है बेसिकली? ये इडियोपैथिक है। ठीक है। इडियोपैथिक इंटरसेप्शन है। सेकेंडरी इंटरसेप्शन क्या होगा? अकर ड्यू टू पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट स्पेशली इन ओल्डर और चिल्ड्रन एडल्ट्स में। जैसे किस कंडीशन में हो सकता है? मैकल डाइवर्टिकुलम। देखो मैकल डाइवर्टिकुलम में क्या होता है? बेसिकली जो इलियम वाला रीजन है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें आउट पाउचिंग हो गई है इस तरह से, इसको हम कहते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है। इंटेस्टीन में पॉलिप्स बन गए, इस तरह की आउट ग्रोथ हो गई या इंटरनल ग्रोथ हो गई। ठीक है। ट्यूमर्स हो गया, जैसे लिपोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया। ठीक है। इसी तरह क्या हो गया हमारा? हिनोच स्क्वेरन पर्प्यूरा। जैसे हिनोच स्क्वेरन पर्प्यूरा का मतलब क्या होता है? ये तुम्हें दिख रहा है, ये इस तरह के क्या होता है? छोटे छोटे पैचेस देखने को मिल सकते हैं, पेटाइकल हिमोरेज टाइप में तुम्हें देखने को मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? इसी को का नाम दे रहे हैं हिनॉक स्क्वेरन पर्प्यूरा। पर्प्यूरा का नाम समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव एडिशन हो फॉरेन बॉडी की वजह से, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज या सेकेंडरी कॉज हो सकते हैं। ठीक है। ये समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी कॉज समझ में आया सभी के? प्राइमरी सेकेंडरी कॉज क्लियर हुआ? प्राइमरी क्या है कि इडियोपैथिक, हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या है। हो सकता है कि पेयर पैचेस का इन्फ्लेमेशन हुआ, देन उसके बाद हाइपरप्लासिया हुआ, एंड देन वहां पे वो उसके अंदर इंटरसेप्ट कर गया। ठीक है। सेकेंडरी क्या है कि वहां पे डिफरेंट वो हो सकता है, हमारे पास मैकल डाइवर्टिकुलम हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकता है कि वहां पे ट्यूमर का एनलार्जमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है। ठीक है। पैथोलॉजिकली सीक्वेंस में क्या होगा? अब देखो तुम, एबनॉर्मल पेरिस्टालसिस पुल प्रॉक्सिमल सेगमेंट। अब जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, ये मान लो ये हमारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट है ना? प्रॉक्सिमल सेगमेंट कौन सा? पहले वाला जो पार्ट था, ये वाला है ना? तो यहाँ पे भाई पूरे में क्या आ रहा है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो आ रहा है ना, पेरिस्टालसिस पूरा मूवमेंट आ रहा है, तो वो और ज्यादा इसको पुश करेगा। ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आ रहा है तो वो क्या करेगा कि जो तुम्हारा प्रॉक्सिमल पार्ट है क्या करेगा? पुश करेगा। तो एबनॉर्मल पेरिस्टालसिस पुल्स प्रॉक्सिमल सेगमेंट। क्या हो सकता है? वीनस कंजेशन हो सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है, एट्रियल कंप्रेशन कंप्रेशन जो हमारा आर्टरीज है उसका कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, एडीम इसीमिया देखने को मिल सकता है, जो फर्दर गैंग्रीन फॉर्मेशन कर सकता है, या वहां पे परफॉर्मेशन भी हो सकता है, जब उसके अंदर ज्यादा फोर्स या ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो वहां पे परफोरेशन होने के चांसेस भी बन जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहेगा? पहले तुम्हें याद रखना है कि क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलेगा। क्लासिकल ट्रायड में 3 साइन आएंगे। पहला आएगा हमारा कॉल्की एब्डोमिनल पेन होगा, ये सीवियर से इंटरमीडिएट हो सकता है। कॉल्की मतलब वही पैरासाइटिक की तरह जो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। रेड करंट जेली स्टूल देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड और म्यूकस आएगा स्टूल के अंदर। ठीक है। सॉसेज शेप पाल्पेबल मास देखने को मिलेगा, कहाँ पे? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या एपिगेस्ट्रियम में देखने को मिलेगा। तो ये 3 क्लासिकल साइन है जिसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं हम जाएंगे किसकी तरफ? इंटरसेप्शन की तरफ हमारा जो डायग्नोसिस है वो बनेगा। ठीक है। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वोमिटिंग हो सकती है, बिलस भी हो सकता है जिसमें बाइल हो सकता है, या प्रोग्रेसिव वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। लिथार्जी, थकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो चुका है, सेप्सिस अगर हो चुका है तो उसके से
लिथार्जी देखने को मिलेगी, फीवर हो सकता है, बच्चा क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा फीडिंग से, और शॉक भी हो सकता है अगर इसको यहाँ पे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब डायग्नोसिस क्या करा सकते हैं, क्लिनिकली असेसमेंट करना है कि उससे देखना है, अभी जैसे हमारा ट्रायड था कि क्लॉकी पेन है, वोमिटिंग को देखना है, ब्लड ये स्टूल तो नहीं आ रहा, पल्पेट करना है एब्डोमिनल मास को, तो इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो। इसी तरह तुम क्या करा सकते हो, इमेजिन, अगर वहां पे इमेजिंग की तरफ जाओगे तो अल्ट्रासाउंड कराओगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ वो है हमारा तो टारगेट साइन और डोनट साइन देखने को तुम्हें मिलेगा, और स्यूडो किडनी साइन। अभी देखो टारगेट साइन और डोनट साइन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं ना, तो मैं तुम्हें ग्रुप पे अभी पिक्चर सेंड कर दूंगा दोनों साइन के बारे में, तो वो अच्छे से तुम्हें वहां पे समझ में आ जाएगा, जब तुम्हें अल्ट्रासाउंड की एक इमेजिंग भेज दूंगा यहाँ पे। जब तुम्हें डोनट साइन मिलेगा व्यू में और स्यूडो किडनी साइन मिलेगा तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल व्यू में। ठीक है, और वीडियो में अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जब वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, इसी तरह कराओगे तो साइन ऑफ स्मॉल बूल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, मेश ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मास हो सकता है एक्सरे में। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एनीमा दोगे या बेरियम मिलेगा, क्वाइल्ड स्प्रिंग अपीयरेंस का देखने को मिलेगा, जैसे क्वाइल्ड होते हैं ना इस तरह के अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल जो है दोनों इंटरसेप्ट हो चुकी हैं आपस में। ठीक है, सिटी स्कैन कराओगे वहां पे ट्यूमर्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। लेबोरेटरी में क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, हेमेटोक्रेट उसके बढ़े हुए आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका होगा, ल्यूकोसाइटोसिस आया होगा, अगर ल्यूकोसाइटोसिस आ रहा है, ल्यूकोसाइट बढ़े हुए आ रहे हैं, तो वहां पे क्या है, कहीं ना कहीं इसीमिया परफोरेशन हो चुका है, ये हमें कंसिडर करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, अब हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, जाहिर सी बात है, जो पोर्शन वहां पे इंटरसेप्ट हुआ है तो वहां पे ब्लड सप्लाई की लैक होगी, इसीमिया होगा। देन इसीमिया अगर वहां पे लंबे समय तक रहा, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस के बाद कोथ हो सकता है, गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो सकता है, परफोरेशन हो गया तो वहां पे क्या हो सकता है, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। ठीक है, शॉक में चला जा सकता है पेशेंट सेप्टिक की वजह से, पोस्ट रिडक्शन हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल एडेशन फॉर्मेशन वहां पे हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहला मैनेजमेंट वही रिसस्किटेट करता है पेशेंट का, आईवी वगैरह सही करना है, एनजी देना है उसे, डिकम्प्रेशन कराना है, अगर वहाँ पे क्या है वोमिटिंग वगैरह है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक यूज करें और ऑक्सीजन का सप्लीमेंट वगैरह हम उसको देते हैं। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ क्या इंडिकेशन है, अगर पेरिटोनाइटिस नहीं है या परफोरेशन नहीं हुआ तो तुम्हें क्या करना है, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना है, जिसमें तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोस्टैटिक या न्यूमेटिक रिडक्शन करना है। हाइड्रोस्टैटिक या न्यूमेटिक मतलब क्या है कि तुम क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई कराते हो, एक फोर्स अप्लाई कराते हो, ताकि जो इंटरसेप्ट पार्ट है वो दोनों आपस में क्या हो जाए, दूर दूर चले जाएं। तो हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का मतलब क्या है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बेरियम वगैरह है उसको सलाइन वगैरह में डाल के क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, फ्लूइड में प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, ताकि जो है हमारा जो इंटरसेप्ट वाला पोर्शन है वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में चला जाए। ठीक है, ये हम यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करा सकते हैं, देन हमारा कॉन्ट्रास्ट एनीमा दे सकते हैं। ठीक है, ताकि वही पता लगाने के लिए कि वहां पे ठीक है कि इंटरसेप्ट क्या है, तो वो कौन पूरी एक पिक्चर या इमेजिंग के लिए। ठीक है, सक्सेस रेट अगर देखते हो तो 70 से 90% में देखने को मिल जाता है कि हम क्या करते हैं, वहां पे हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं, फ्लूइड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने उस वापस पोजीशन में लेके जा रहे हैं। लेकिन कब नहीं करना, कब प्रेशर अप्लाई नहीं करना, अगर पेरिटोनियम है तो वहां पे नहीं करना, अगर वहां पे परफोरेशन है तो अगर तुम वहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो परफोरेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और ज्यादा वो वहां पे क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अब तुम्हें अगर वहां पे नॉर्मली काम नहीं बन रहा है, अब तुम्हें कहाँ जाना है, सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना है। कब कराओगे, अगर वहां पे नॉन सर्जिकल रिडक्शन का फेलियर हो गया, मतलब जो तुमने प्रोसेस कराया नॉन सर्जिकल प्रोसेस देखे वहां पे उसका फेलियर हुआ, तो तुम क्या करोगे, सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाओगे। अगर वहां पे साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस है या परफोरेशन हो चुका है तो तुम सर्जरी की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या है, सस्पेंडेड पैथोलॉजिकल लीड्स वगैरह अगर हमें मिल रही है, जैसा भी हमने हार्ट पढ़ा था, तो वो कंडीशंस अगर मिल रही हैं तो वहां पे क्या करना है, हमें सर्जरी की तरफ जाना है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जरिकल ऑप्शन में क्या करते हैं, उसको मैनुअली उसकी पोजीशन पे लाना चाहते हैं, कि जेंटली स्क्वीज करना है, अनफोल्ड करना है जो हमारा इंटरसेप्टेड पार्ट है। ठीक है, ये हमारा एक मैनुअल रिडक्शन हो गया। दूसरा है रिसेक्शन, मतलब अगर वहां पे या एनास्टोमोसिस करा सकते हैं, जो वहां पे हमारा अगर वहां पे गैंग्रीन वगैरह हो चुका है तो उस पार्ट को कट करो और कट करने के बाद उसको रिमूव करा दो। ठीक है, अफेक्टेड, इसके बाद क्या करा सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक रिडक्शन कराते हैं। हम क्या करते हैं, एक लेप्रोस्कोपी की हेल्प से के थ्रू क्या करते हैं, हम जो हमारा जो इंटरसेप्टिव पार्ट है उसको क्या करते हैं, वापस से उसको खींच के अपनी पोजीशन पे वापस ले जाते हैं। मतलब क्या है कि एक लेप्रोस्कोपी का ही एक मेथड है, लेप्रोस्कोपिक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पार्ट से जो भी हमारे इंटरसेप्टेड पार्ट थे उनको वापस उसकी पोजीशन पे ले जाते हैं, मैनुअली कह सकते हो। ठीक है,
तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर कि हमारा नेसोगैस्ट्रिक सक्शन करना है जब तक बॉल वहां पे उसके रिटर्न ना हो जाए, ठीक है। ग्रेजुअली इसको ओरल धीरे धीरे फीडिंग करानी है, मॉनिटर करना है उसके, ठीक है। वहां पे कि लीकेज वगैरह तो नहीं है, सपोर्टिव केयर देनी है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को बैलेंस करना है, उसके न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है, और साथ में हमारा जो हाइड्रेशन वगैरह है, उसके पेन मैनेजमेंट वगैरह है, उसको सारी चीजें हमें करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारे आ जाएंगी। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे परफोरेशन में, जो हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं छिद्र उदर के बारे में या परफोरेशन के बारे में। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, पॉइंट नंबर 5 तक। पॉइंट नंबर 5 सभी के क्लियर है?